हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है मिलाप, एक दर्द भरी कहानी। अरे रितु, याद है ना कि शाम को मेरे बॉस अपने परिवार सहित खाने पर आने वाले हैं। खास ख्याल रखना, खाना स्वादिष्ट रहे और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो पापा जी से कहकर बाजार से मंगवा लेना। गौतम ने ये सब एक सांस में कह दिया। हाँ हाँ, चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। इससे पहले भी तो आपके कई पुराने बॉस परिवार सहित खाने पर आ चुके हैं। मैंने पहले भी तो संभाला है, तो इस बार आप क्यों इतना घबरा रहे हैं? रितु ने गौतम से पूछा। अरे इस बार दिक्कत यह है कि मेरे बॉस की माताजी भी साथ में आ रही हैं, इसलिए फिक्र ज़्यादा हो रही है, गौतम ने जवाब दिया। क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो बेटा? मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। तेरी माँ के जाने के बाद कितनी अच्छी तरह से घर संभाला है, रितु ने। मिस्टर श्रीवास्तव बोले। ठीक है पापा, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। प्लीज़ आप देख लीजिएगा और खाना भी टेस्ट कर लीजिएगा। मैं फिर से रितु से कुछ कहूँगा तो बुरा मान जाए, गौतम ने ऑफिस जाते हुए मास्टर श्रीवास्तव से कहा। उधर श्रीवास्तव जी रितु से बोले, बेटा बुरा मत मानना, गौतम की बातों का बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। वो भी ऐसे ही जरा सी बात पर दुनिया भर की चिंता लेकर बैठ जाती थी। जब तक हम लोगों के साथ थी तब तक बहुत ख्याल रखा उसने हम लोगों का। बहुत जल्दी हम लोगों को छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद ये घर तो जैसे वीरान हो गया था। फिर तेरे आने के बाद इस घर में खुशियाँ फिर से लौट आई है। तेरे जैसी बहू भगवान सबको दे। क्या पापा आप भी? मैं आपकी बहू नहीं, बेटी हूँ। बहू कहकर पराया मत कीजिए, रितु थोड़ा भावुक होकर बोली। हाँ हाँ, तू मेरी बेटी ही है। अच्छा, अब जाकर तैयारी कर ले और जो भी जरूरत का सामान न हो मुझे बता, मैं लाकर देता हूँ। और तू चिंता मत कर, आज मैं आकृति को स्कूल से भी ले आऊँगा, श्रीवास्तव जी बोले। ठीक है पापा, मैं जाकर सामान देखती हूँ, रितु बोली। इसी तरह तैयारियों में पूरा दिन निकल गया। शाम को गौतम भी ऑफिस से जल्दी आ गया। रितु ने भी सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। गौतम ने अपनी सारी तसल्ली करने के बाद रितु से कहा, बिल्कुल सब परफेक्ट है, बहुत अच्छे से संभाला है सब कुछ तुमने। थैंक्स यार। अब जाकर तुम भी तैयार हो जाओ और हाँ, अच्छी सी साड़ी पहन लो, बॉस की माताजी आ रही हैं इसलिए। जो आज्ञा पतिदेव। और रितु मुस्कुराते हुए तैयार होने चली गई। थोड़ा शाम गहराने लगी थी। रितु ने तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर सब करीने से सजा दिया था। तभी बाहर किसी कार के रुकने की आवाज़ आई। गौतम बोला, पापा लगता है वो लोग आ गए। श्रीवास्तव जी बोले, हाँ शायद। गौतम, रितु और श्रीवास्तव जी उनका स्वागत करने के लिए फौरन दरवाजे तक पहुँचे। आइए सर, कोई परेशानी तो नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने में? गौतम ने अपने बॉस से कहा। नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, गौतम के बॉस बोले। गौतम ने श्रीवास्तव जी का परिचय करवाया। ये मेरे पापा, ये मेरी पत्नी रितु और बेटी आकृति। गौतम के बॉस ने सबसे नमस्ते की। तभी कार में से गौतम की बॉस की माँ, पत्नी और बेटा बाहर आए। गौतम ने भी सबसे नमस्ते की। गौतम के बॉस ने कहा, ये मेरी माँ, पत्नी और बेटा। और अंकल आप मुझे कबीर कहे, मेरा नाम कबीर है और मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ। ठीक है बेटा, मिस्टर श्रीवास्तव बोले। तभी एकाएक कबीर की माँ ने श्रीवास्तव जी को देखकर कहा, अरे सुधीर, तुम इतने सालों बाद मुझे पहचाना? श्रीवास्तव जी ने बहुत गौर से अपने चश्मे के पीछे आंखों को बड़ा करके ध्यान से देखा, फिर बोले, सुमन तुम हो? वो भी इतने सालों बाद? दोनों एक दूसरे को देखकर इतने खुश हुए कि दोनों की आंखों से खुशी के दो आंसू छलक ही पड़े। दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि कहाँ से बातें शुरू करें। इतना कुछ था कहने के लिए, बहुत कुछ था दोनों के पास सुनाने के लिए। कुछ शिकवे, कुछ शिकायतें जिंदगी इस मोड़ पर लाकर दोनों को मिलाएगी, दोनों ने नहीं सोचा था। पता है सुधीर, कितने साल हो गए हैं? सुमन बोली। हाँ हाँ पता है, पूरे 42 साल, सुधीर बोला। सभी हैरान थे दोनों की बातें सुनकर। तभी गौतम से न रहा गया और पूछ ही बैठा, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। सुमन बोली, हाँ हाँ, हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते थे 42 साल पहले। अच्छा। तभी कबीर बोला। सुधीर और सुमन बहुत सी बातें करना चाहते थे लेकिन सबके सामने कर ना सके।
सबने डिनर किया, थोड़ी बहुत औपचारिक बातें हुई। कबीर बोला, पहले मम्मी पापा के साथ रहती थी, जब से पापा नहीं रहे तो मम्मी अकेले पड़ गई थी और अक्सर बीमार रहने लगी थी, तो मैंने इन्हें अपने पास बुला लिया। ऐसे ही बातों के बीच समय निकल गया और कबीर बोला, अब चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है, फिर मिलते हैं कभी, अगली बार मेरे घर पर। गौतम बोला, जरूर, अच्छा लगा आप लोग आए। कबीर बोला, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और चल समय रितु ने सुमन से कहा, आंटी जी अपना फ़ोन नंबर देंगे, मुझे कभी अगर बात करने का मन करे तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जब भी मन करे बात कर लेना। रितु ने सुमन से फ़ोन नंबर लेकर दरवाजे तक जाकर उन्हें विदा किया। सारा डाइनिंग साफ किया, फिर चेंज करके गौतम से बोली, मैं अभी आई पापा जी के पास से, आज थोड़ा उदास दिखे मुझे, जरा पूछती हूँ कि क्या बात है। गौतम बोला, सुबह पूछ लेना, अभी आकृति को सुलाओ। नहीं गौतम, तुम नहीं समझते, वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी मन की बात समझना हमारी जिम्मेदारी है, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, ऐसे में उनके दिल पर ज़्यादा बोझ डालना ठीक नहीं है। मैं बस अभी पूछकर आई। और रितु सुधीर के पास जाकर बोली, पापा जी कुछ चाहिए आपको? सुधीर बोला, नहीं बेटा, अब नहीं, जो चाहिए था आज मिल गया। रितु बोली, क्या मतलब पापा? सुधीर बोला, कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही मन थोड़ा उदास है, जी भर आया। उससे सालों से बहुत कुछ कहना था, लेकिन पगली आज भी चली गई, उस दिन की तरह जैसे 42 साल पहले गई थी, जिंदगी को अस्त व्यस्त करके, दिमाग में उथल पुथल मचा के और दिल का सुकून छीन कर। कैसे संभाला था उस समय मैंने अपने आप को, बता नहीं सकता। कितना कुछ बाकी है पूछने के लिए, कितना कुछ बाकी है बताने के लिए। कहना था उससे कि लौटा दो वो पल मेरे, जो तुम मुझसे सालों पहले छीन कर ले गई थी। किस बात की सजा दी मुझे, आखिर गलती तो बताती, लेकिन कुछ भी नहीं कहा उसने। उसके बाद दिखी ही नहीं, बिल्कुल अदृश्य हो गई, और सालों बाद आज मिली वो भी एक सपने की तरह। अपनी परेशानी बताकर जाती, कुछ तो कहती, कुछ तो बोलती, लेकिन वो तो उड़ गई मेरी जिंदगी से, हवा के झोंके की तरह, फूल से खुशबू की तरह, पानी में बने प्रतिबिंब की तरह, पानी को हिलाने पर गायब हो गई। उसकी खामोशी ने जो जख्म किया था दिल पर, आज भी वो हरा ही है, और जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता वो कभी नहीं सूखेगा। ऐसा क्या हुआ था पापा, ऐसा क्या रिश्ता था आपसे आंटी का? रितु ने पूछा। कोई रिश्ता ही नहीं था उसकी तरफ से, बस मैं ही मानता रहा उसे सब। मुझे क्या पता था कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ था ही नहीं। ये शायद मेरी कल्पना मात थी कि वो भी मुझे पसंद करती है। अच्छा पापा, सुनाइए ना, क्या हुआ था? रितु बोली। अच्छा सुनाता हूँ, मेरा भी मन है आज अपने दिल की बात किसी से कहने का। आज से 42 साल पहले की बात है। मैं 12वीं में पढ़ने वाला एक अल्लड़ शरारती लड़का हुआ करता था। उम्र यही कोई 18 साल। पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता था, जब तक वो नहीं शामिल हुई थी मेरी जिंदगी में। पहले बहुत खुले खुले घर हुआ करते थे, गलियों वाले। गर्मियों के दिन थे, उस समय तो सब छत में सोया करते थे। एक रोज मैं छत में सोया था, हल्का हल्का सूरज निकल आया था, मैं भी अलसाया हुआ सा छत पर लेटा था। आग तो खुल गई थी, लेकिन आलस की वजह से बिस्तर से उठने का मन ही नहीं था। तभी लेटे लेटे क्या देखता हूँ कि सामने वाली छत पर एक खूबसूरत सी मेरी हम उम्र लड़की छत पर कपड़े सुखाने आई है। उसके गीले और लंबे बालों से पानी टपक रहा था। मैंने उसे बस एक झलक देखा और देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी, या फिर उस समय की उम्र का असर होगा, लेकिन जो भी कहो, वो उस समय मेरी नज़र में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो गीले कपड़े रस्सी पे डालती रही और मैं उसे देखता रहा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी वो शर्माकर छत से भाग खड़ी हुई। अब मैं तो जैसे पागल बावरा हो चला उसके पीछे। अब साइकिल से उसका पीछा भी होने लगा। मैं उस पर नज़र रखने लगा कि वो कहीं कहाँ जाती है। पता चला कि इस कस्बे में वो लोग नए नए आए हैं। लड़की अपने ताई और ताऊ जी के साथ रहती है, कन्या विद्यालय में 12वीं में पढ़ती है, अंग्रेजी भी ले रखी है, कहीं ट्यूशन भी पढ़ाती है। इतनी शिद्दत से अगर खुदा को भी खोजते तो मिल जाता, जितनी शिद्दत से हमने उसके बारे में सब पता किया। अब मैंने हर घड़ी उसका पीछा करना शुरू कर दिया।
बहुत सुकून मिलता था, लेकिन वो मुझे देखती तक नहीं थी। बस मैं ही उसके पीछे दीवाना था। पढ़ाई लिखाई चौपट, बस ये याद रहता था कि आज उसने किस रंग का दुपट्टा ओढ़ा था। बस दिन गुजर रहे थे बेकरारी में। वो अजब ही खुमार था। वो हमें घास नहीं डालती थी और हम उसके पीछे दीवाने थे। फिर हमने भी सोचा एक दिन कि फैसला हो ही जाए। अगर पसंद करती होगी तो हाँ बोलेगी, नहीं तो ना ही। फिर एक दिन हिम्मत करके एक प्रेम पत्र लिख ही डाला। अब जो भी लिखा था हाल ये दिल बयां कर दिया था। अंदर से इतना डर था, बीपी बढ़ा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि सैंडल की मार पड़ जाए। बस सोच लिया था कि जब ओखली में सर दे ही दियो है तो मुश्किलों से क्या डरना। बस ताक में थे। इसी तरह एक दो दिन निकल गए, हिम्मत ना जुटी। फिर मजबूर होकर एक दोस्त को बताया। दोस्त बोला, उसकी नज़रें देखकर तो लगता है कि पसंद है, करती है, लेकिन कभी कहेगी नहीं। तू परेशान मत हो, धोखा खाएगा। लेकिन हम बड़े तीस मार खां किसी की कहाँ सुनने वाले थे। इसका भूत जो सवार था, बस यही पर जिंदगी ने जो मोड़ लिया, रातों रात समझदार बना दिया। फिर एक बार सोचा, आज तो आर या पार, रोज ये प्रेम पत्र लेकर नहीं घूम सकते। आज तो ये ठिकाने लगा कर रहेगा। बस क्या था, एक सुनसान गली के पास जहाँ से वो रोज गुजरती थी, साइकिल खड़ी की, उसकी ओर चिट्ठी देने के लिए हाथ बढ़ाया और उसने खींच कर जो गाल में दिया, सारे इसकी धज्जियाँ उड़ गई। मोहब्बत टूट कर चकनाचूर हो गई। ऐसा झटका लगा कि पल भर में अचानक ये क्या हो गया। सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। घर आकर आँख से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरे कसूर तो बताती, नहीं पसंद थे तो कह देती, मैं उसके रास्ते से ही हट जाता। 15 दिन तक कमरे में बंद रहे। फिर पता चला उसकी शादी तय हो गई है। मेरी आंखों के सामने वो दुल्हन बनकर विदा हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। बस अफसोस रह गया जीवन भर का कि कुछ तो कहती। आंखें बरसती रही और दिल रोता रहा और कमबख्त आज मिली है। बस इतनी ही कहानी थी बेटा। बहुत ही दर्द भरी कहानी थी पापा। और रितु की आंखें भी छलछलाए। इसलिए तो मैंने उसका फ़ोन नंबर मांगा था, रितु बोली। और आप कल ही उनसे मिलकर सारी बातें क्लियर करेंगे। क्यों परेशान होती हो बेटा, वो नहीं आएगी, सुधीर बोले। वो आएगी और उन्हें आना पड़ेगा आपके सवालों के जवाब देने, रितु बोली। और सुबह होते ही रितु ने सुमन को फ़ोन किया कि आप बाहर मिल सकती हैं किसी रेस्टोरेंट में। रितु ने कहा हाँ। मैं जवाब दिया। रितु बोली, पापा जाइए और सारे सवालों को जवाब लेकर ही आइएगा। सुधीर रेस्टोरेंट पहुँचे। वहाँ सुमन पहले से इंतजार कर रही थी। सुधीर सुमन के सामने जाकर बैठ गया। अब दोनों अकेले आमने सामने थे, वो भी 42 साल बाद। सुमन बोली, कितने बूढ़े हो गए हो? सुधीर हंसते हुए बोला, हाँ इतने साल भी तो गुजर गए। सुमन बोली, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ बताओ। सुधीर ने बताई। सुमन खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुधीर बोला, क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? सुमन बोली, तुम मुझसे 2 महीने छोटे हो। फिर सुधीर भी हंस पड़ा। बहुत नाराज होंगे तुम मुझसे, है ना? सुमन बोली, पहले था लेकिन अब नहीं। सुधीर बोला, तुमने कुछ भी नहीं कहा और बिना बताए मेरा दिल तोड़कर चली गई। पता है कितनी तकलीफ हुई थी, हफ्ते भर रोया था मैं। इतना कहते कहते सुधीर की आंखें भर आई। सुमन बोली, पता है तो क्यों किया था ऐसा? कुछ तो बोलती, मैं खुद ही हट जाता तुम्हारे रास्ते से। सुधीर बोला, पता है सुधीर, तुम ही मेरी पहली पसंद थे और हमेशा रहोगे। लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी थी। मैं एक अनाथ लड़की थी। ताई जी और ताऊ जी ने बेटी की तरह पाला। मैं उनकी इज्जत नहीं उछाल सकती थी। समाज और बड़े मेरे लिए मेरे प्यार से बढ़कर थे। एक लड़की बहुत कुछ लेकर चलती है और बहुत कुछ छोड़ देती है अपनों के लिए। काश तुम समझ पाते। अगर तुम मेरी जगह होते, कितना मुश्किल होता है एक लड़की होना। उस दिन के बाद मैं हमेशा से तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी जो मैंने उस दिन किया था, लेकिन फिर कभी हम मिल ना सके। तुम्हारे कस्बे से ताई और ताऊ जी भी कहीं और बस गए, फिर कभी तुमसे मिलना ही नहीं हुआ। आज माफ़ी मांगती हूँ अपने उस किए की। दिल का बोझ आज हल्का होगा। आज शायद इतने सालों बाद चैन की नींद आएगी, शायद इसलिए अभी तक जिंदा थी। और उस दिन सुधीर और सुमन ने जी भर बातें की और दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट गए। दूसरे दिन सुबह गौतम के फ़ोन की घंटी बजी। कबीर का फ़ोन था। कबीर बोला, गौतम, माँ नहीं रही। गौतम ने फ़ौरन पापा और रितु से कहा, लेकिन सुधीर के कदम रुक गए।
वो ना जा सका सुमन की अंतिम दर्शन करने। कैसे जाता, हिम्मत ही नहीं थी। इतने सालों बाद मिली थी, फिर से खो गई, वो भी हमेशा के लिए।